हम मीडिया हाउसेस में सुनते हैं आजकल और टीवी चैनल्स पे सुनते हैं। वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओ या पीएसयूज में पैसा लगाओ। तो मतलब आपका क्या इनपुट या एक्सपर्ट ओपिनियन होगा कि हमें लॉन्ग टर्म और पीएसयूज में पैसा लगाना चाहिए? सो वेल ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट ये सवाल बार बार आंसर करना बहुत जरूरी है। रीजन इसलिए बिकॉज थ्योरी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड थ्योरी ऑफ एवरेजिंग ये हमें बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, सुनाया जाता है ताकि हमारे ब्रेन पे ये साइकोलॉजी हिट करी जाए। मगर जैसे हम ये जो मार्केट साइकोलॉजी को समझ रहे हैं हमारे जो पोर्टफोलियो एजुकेशन साइट पे, या जिस तरीके से हम प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर बार बार मेरा देना एक तरह से इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है इसको विस्तार में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा 3 भाग के तहत। तो मैं पहले एक बार स्क्रीन को शेयर करता हूं। 1992 में पीक अंदाजन 4200 था। 2000 अंदाजन 3 में 4200 था। यानी कि ऑलमोस्ट 11 साल मार्केट फ्लैट रही एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन जंप आया और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 20,000 यहाँ पे आ रहा है, मगर वैसे 22,500 तक पहुंचा था। यानी कि इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 4,000 से या 4,300 से ये 22,500 आ गया। ओके। फिर उसके बाद अगर हम ओवरऑल सेंसेक्स की बात करें, 22,500 पीक था, आज 50,000 है। यानी कि 3 फेजेस में मार्केट की डिस्कशन करने की कोशिश है। तो मैंने स्टॉप करी है स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि अब मैं सिंस मैं आपको ये दिखा दिया तो अब मैं इसको डिफरेंट फेजेस में बताने की कोशिश करता हूं। अब क्या है कि एक चौथा फेज भी है। चौथा फेज है जो कोविड में हुआ, यानी कि आफ्टर कोविड, आफ्टर 2020। अब जितने भी शेयर्स हैं या जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो 2004 से लेके जो 2008 की रैली आई उसमें सारे शेयर्स बढ़े, सारे म्यूचुअल फंड्स बढ़े। एंड सिमिलरली जो 2020 की जो कोविड की रैली आई उसमें भी सारे शेयर्स और सारे म्यूचुअल फंड बढ़े। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। यानी कि 2004-2008 एक ऐसा फेज आया जब सारे शेयर्स एंड सारे म्यूचुअल फंड्स फ्लरिश करे। जिन्होंने 2004 से पहले खरीदे होंगे उनके लिए तो दिवाली थी, कोई डिनायल नहीं है उसमें, लॉन्ग टर्म की कहानी थी। 2008 का जो क्राइसिस आया उसके बाद बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए, क्योंकि 2008 का क्राइसिस ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जाता है, सब प्राइम क्राइसिस, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उसके बाद यूएस के क्राइसिस के बाद यूरोपियन क्राइसिस आया 2012-13 में, चाइना का क्राइसिस आया 2015 में, बॉन्ड का क्राइसिस आया 2018 में, और फिर कोविड इंपैक्ट आया 2020। ये जो पूरा क्राइसिस है कोविड इंपैक्ट से पहले, इसने पूरा डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड चेंज कर दिया था। मैं कोविड इंपैक्ट को इसलिए नहीं काउंट करा क्योंकि कोविड इंपैक्ट एक अलग फेज आया, उसमें बताता हूं। एंड जितनी भी लॉन्ग टर्म वाली स्टोरीज थी वो 2008 से लेकर 2019 तक उसमें चैलेंजेस थे। यानी कि उसमें चैलेंजेस क्या था? सारे स्टॉक्स हर समय नहीं चले थे। मारुति कुछ साल चला, कुछ साल नहीं चला। रदर मारुति अभी तक नहीं चला। 10,000 के पीक से अभी भी 7,000 के आसपास घूम रहा है। और चाहे मारुति है, चाहे लेटर से फार्मा की कंपनीज हैं, डॉक्टर रेड्डी से लेके जितनी मर्जी, या लेटर से आईटी की कंपनीज हैं, इन्फोसिस वगैरह, या रिलायंस है, आप हर स्टॉक को अगर प्लॉट करेंगे तो पिछले 2008 से लेके 2019 तक सारे स्टॉक्स हमेशा नहीं चले। सो सिमिलरली जहां इक्विटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे नहीं चली, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे गोल्ड भी नहीं चला, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रियल एस्टेट भी नहीं चला। तो यानी कि इसका मतलब है ब्रॉडली हर एसेट क्लास 2008 से लेकर 2019 में नहीं चला, फेजेस में चला। मगर 2004 से 2008 के बीच में सारे एसेट क्लासेस चले थे। एंड सिमिलरली 2020 में भी सारे एसेट क्लासेस चले। यानी कि रियल एस्टेट भी चला, गोल्ड भी चला, सारे म्यूचुअल फंड भी चले, एंड सारे इक्विटीज चले।
यानी कि ये दो फेजेस आए, एक 2008 का फेज और एक 2020 का फेज। 2004-8 बोले और 2020 कोविड इंपैक्ट का वाला बोल दे। अब ऑब्जर्व इसको अब हम मार्केट साइकोलॉजी से करते हैं। पहले 2008 से पहले रैदर आप यूं समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं होती थी एंड ग्लोबल इंपैक्ट ज्यादा पता नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, 5, 6, नॉर्मली ज्यादा पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो 2007-8 के बाद हमने टीवी देखना शुरू किया, क्योंकि 2007 में जब मार्केट में रैली देखने को मिली 17,000 18,000 का जब सेंसेक्स पहुंचा था, तब हमें सारों को, आम जनता को पता लगा था कि सेंसेक्स नाम की कोई चिड़िया भी होती है एंड तब लोगों ने पैसा लगाने की सोचना शुरू किया था। ऑल्सो 2007-8 से पहले जो लोगों की जो पर्सनैलिटी होती थी वो पेशेंस वाली होती थी, पेशेंस ज्यादा होती थी एंड लोग ज्यादा वेट कर पाते थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दे कुड वेट बिकॉज पेशेंस होती थी एंड साथ में टेक्नोलॉजी होती थी, उनको पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मिस सेलिंग मार्केट में बहुत कम होती थी, यानी कि सारे बैंक, सारे ब्रोकिंग हाउसेस इतना ज्यादा नहीं बेचते थे या इतने ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं होते थे इन टर्म्स ऑफ कि मिस सेलिंग ज्यादा होती हो, तो वहां पे मेजरली सेलिंग होती थी एंड वो मार्केट डिफरेंट थी, पेशेंस वाली मार्केट थी। और साथ में तब ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती थी, ज्यादा डेरिवेटिव पोजीशंस नहीं होती थी। इनफैक्ट इंडिया में तो डेरिवेटिव्स आया ही 2001 में है, जो इक्विटी डेरिवेटिव्स की हम बात करें। सो यानी कि डेरिवेटिव्स, रेगुलर ट्रेडिंग कोई खास नहीं होती थी एंड रिटेल जो पब्लिक है, रिटेल पब्लिक को डेरिवेटिव्स का चस्का आया 2007-8 के बाद। अब जैसे हम कई बार बात करते हैं वॉरेन बुफे साहब की या झुनझुनवाला साहब की, और ये बड़े दिग्गज लोग हैं, मगर ये दिग्गज हैं, मगर साथ में हमें यह भी समझना है कि इन्होंने जिस समय पैसा लगाना शुरू किया था वो समय डिफरेंट था। इन्होंने जिस तरीके से पैसा कमाया वो तरीका डिफरेंट था। यानी कि वॉरेन बुफे साहब ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, वो जमाना ही अलग था। वहां पे तब इक्विटी मार्केट्स फ्लरिश्ड ही नहीं थी, डेवलप्ड ही नहीं थी, और धीरे धीरे करके वो स्टॉक्स डेवलप हो गए। झुंझुनवाला साहब जब मार्केट में, जब 1990s का समय था, तब से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने उस समय जो पैसा लगाया डेफिनेटली उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। मगर यही दिग्गज लोग, इन्हीं के पोर्टफोलियोज अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल में देखेंगे लॉस मेकिंग है, और ये खुद भी बताते हैं, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा। आप गूगल करेंगे, गूगल में सारी रिपोर्ट्स बताती हैं वॉरेन बुफे साहब को पिछले 4 साल से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। जिस भी सेक्टर में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है वहीं पे चैलेंजेस दिख रहे हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट चैलेंज वेल्स फार्गो का चैलेंज, अभी जो आर्गेगॉस कैपिटल है उसमें ह्यूज एक्सपोजर है, जहां पे वेल्स फार्गो को फिर चैलेंज दिख रहा है। सिमिलरली झुंझुनवाला साहब हैं या कई और दिग्गज लोग हैं जो बहुत मार्केट बिगीज हैं, मगर पिछले 3, 4 साल में उनको भी अपने पोर्टफोलियोज में मैसिव डाउनटर्न्स देखने को मिले। बट ऑब्वियसली उन्होंने पुराना पैसा अच्छा कमाया हुआ, उसमें कोई डिनायल नहीं। अब यहां पे अब दो तरीके से मीडिया प्रेजेंट करती है। जैसे दीपिका, आपका सवाल दो भागों में था, तो पहला भाग मैंने लॉन्ग टर्म की बात करा था, मगर मैं लॉन्ग टर्म को मीडिया के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। मीडिया दो तरीके से इंप्रेस करती है। पहला, जब मार्केट पीक पे होती है ना, और ये जो बड़े लोग होते हैं इनको निकलना होता है मार्केट से, यानी कि मार्केट से एग्जिट करना होता है जब मार्केट पीक पे होती है, तो स्टेटमेंट्स क्या आती हैं कि इस दिवाली तक सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं ये सारे मीडिया पर्सनैलिटीज की। जब हमारा सेंसेक्स 22,500 था जनवरी 2008 में, जब रिलायंस पावर का आईपीओ था, लोगों ने 500-500 रुपए देके डीमेट अकाउंट खुलवाए थे, और उस टाइम पे सारे मीडिया पर्सनैलिटीज बता रहे थे कि दिवाली ऑफ 2008 तक हमारा सेंसेक्स 30,000 हो जाएगा। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी दिवालियां लगी हुई 30,000 पहुंचने के लिए। इनफैक्ट 3 साल में कहा गया था कि 50,000 का सेंसेक्स होएगा। यही दिग्गज जो मीडिया पर्सनैलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, एंड वो 50,000 का सेंसेक्स अब जाके हुआ है। और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, इसमें मेरी स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये, जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, जब वो पीक पे आके बताती है ना कि यहां से और एक्सटेंशन ऑफ पीक्स जाएगा, तो समझ लो यहां पे गड़बड़ है, उनको निकलना है, उनको प्रॉफिट बुक करना है। और मैं तो बोल रहा हूं ये तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, झुंझुनवाला साहब या जो वॉरेन बुफे हैं, जितने भी जो लोग हैं तो बहुत इंटेलिजेंट, तो हमसे कई ज्यादा ऊपर हैं ये तो लोग। सिंस ये एक्स्ट्रा लोग इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो ये तो भाई साहब अपना सामान बेचेंगे ना, तो किसी को तो बेचेंगे ना, किसको बेचेंगे?
मीडिया में आके जिसको बेचेंगे वो रिटेल आदमी होगा तो खरीदेगा। और दूसरा ये कब आते हैं? जब मार्केट में क्रैश होता है। जब मार्केट में क्रैश होता है तो इनको बुलाया जाता है कहने के लिए कि भैया लोगों को बोलो कि एवरेज कर लें। तो यानी कि दो टाइम पे मीडिया पर्सनैलिटीज डेफिनेटली आती हैं। और अब मैं थर्ड फेज में इसका आंसर को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। अब अगर किसी को पता हो आज के युग में ग्लोबल वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, क्लिक ऑफ अ बटन में सब कुछ दिखता है, और थोड़ी बहुत आप समझ भी ले रहे हो, और मैं कह ही रहा हूं 15,500 के ऊपर अगर निफ्टी है तो ट्रेंड रिवर्सल है, अप ट्रेंड है, कोई डाउट नहीं है, मगर तब तक तो बाइंग नहीं है। और अगर मैं कह ही रहा हूं कि तब तक बाइंग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शेयर्स में बाइंग नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं रिजर्व कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट। कुछ शेयर्स डेफिनेटली बाइंग में होंगे जो कि हम सीख ही रहे हैं। बट अगर किसी को पता हो कि यहां से करेक्शन होनी है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में नहीं है तो डाउन ट्रेंड में है, तो कोई भी आदमी होएगा ना, अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो वो भी कहेगा यार बार्गेनिंग कर लेता हूं यार, बार्गेन बाय कर लेता हूं यार। अपने को महंगी चीज क्यों खरीदनी जब पता है कि नीचे सस्ती मिलेगी, और अगर सस्ती नहीं मिलेगी और अगर अप ट्रेंड में आएगा तो खरीद ही लेंगे ना। तो एनीवन वुड वांट टू वेट एंड नॉट इन्वेस्ट राइट नाउ, इवन इफ इज अ लॉन्ग टर्म गाय। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। ये पहले नहीं होता था। पहले क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ग्लोबल वर्ल्ड इंटीग्रेटेड नहीं होता था, पहले पेशेंस डिफरेंट होती थी, पहले वो देखता ही नहीं था स्क्रीन को, आज वो हर रोज देखता है स्क्रीन को, आज वो दिन में 4-4 बार देखता है स्क्रीन को। ये साइकोलॉजिकल चेंज है। पॉइंट नंबर 2, रिटेल जो है वो पीक पे हमेशा ट्रैप होता है। क्यों? क्योंकि रिटेल, हम जैसे लोग समझदार कहाँ हैं? समझदार तो वो हैं जो मीडिया पे हैं, जिन्होंने पुराना पैसा बनाया है, वो तभी तो समझदार हैं। और उनकी किस्मत भी अच्छी थी, पैसा भी मस्त कमाया, मगर उस पैसा कमाने के कारण वो मीडिया पर्सनैलिटीज भी बन गए। या मीडिया पर्सनैलिटीज में वो लोग होंगे जो अच्छे अच्छे बैंक या अच्छे अच्छे ब्रोकिंग हाउसेस के सीनियर पोजीशन पे होंगे, जिनकी लोग सुनते हैं, एंड वहां पे वो इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि पीक पे रिटेल वाला आदमी खरीदे। एंड क्या कह के खरीदेंगे? वो कहते हैं लॉन्ग टर्म बहुत जल्दी आएगा, इतना बड़ा सेंसेक्स का लेवल आएगा, इतना बड़ा निफ्टी का लेवल आएगा, वगैरह वगैरह। एंड दूसरे तब वो आते हैं जब मार्केट में क्रैश होता है, जिसके लिए एवरेजिंग के लिए आते हैं। मगर एवरेज, मेरा ऐसा मानना है, हायर साइड पे एवरेजिंग ज्यादा होनी चाहिए, लोअर साइड पे एवरेजिंग कम होनी चाहिए। मगर रिटेल आदमी लोअर साइड पे एवरेजिंग करता है और नीचे जाके बेच देता है, और फिर कसम भी खाता है कि अब मैं दोबारा कभी लगाऊंगा नहीं पैसा। या तो वो कसम खाता है नहीं लगाऊंगा, या फिर वो लॉन्ग टर्म बन जाता है कि चल मैंने खरीद के रख लिया लॉन्ग टर्म। और ये लॉन्ग टर्म के पाप बाई चांस कोविड में धुल गए, क्योंकि कोविड में सारे म्यूचुअल फंड, सारे इक्विटीज चल पड़े। ना चलते तो ये लॉन्ग टर्म खड़े हुए थे पिछले 10-12 साल से। और यहाँ पे मैं शायद ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट हमने पोर्टफोलियो एजुकेशन में भी आई थिंक 4 इयर्स हो गए हमें, पोर्टफोलियो एजुकेशन में 5 इयर्स हो गए हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इन एनी केस बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, और सारी परफॉर्मेंस ऐप पे अवेलेबल है। एंड हालांकि जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जिनको 4-5 साल हो गए हैं, अब उनको लगता है कि अब मार्केट पैसा भी बनाया और देखा भी है, तो क्यों ना मार्केट साइकोलॉजी समझें। इसलिए हमने ये वीकली इनिशिएटिव शुरू किया कि मार्केट को समझते समझते साइकोलॉजी के साथ हम पैसा और बनाएं। इट्स अ पेशेंस गेम। और क्या कहता है ना, हम हमेशा कहते हैं पेशेंस हमारे में बहुत है, मगर रिटायर हर कोई कल ही होना चाहता है। मगर हर कोई क्या कहेगा? लगाना लॉन्ग टर्म के लिए। भाई हर कोई जब लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता है तो थोड़ी पेशेंस तो रखो पैसा कमाने के लिए। अब इसी में आई थिंक रोहित जी का सवाल आया, और ये भी लॉन्ग टर्म के काफी सवाल पूछते हैं, तो मैं इनका जरा सवाल को देखने की कोशिश करता हूँ एंड देन आंसर देता हूँ। वी हैव सीन स्टॉक्स लाइक मारुति, सीएट। देखो वही कहानी है, लास्ट 20 इयर्स चैट बॉक्स में सवाल है, और वही 20 इयर्स की कहानी है। और 20 इयर्स की कहानी में आप देख लो 2000 से लेकर 2020 की कहानी। मैं तो ये कह रहा हूं 2008 जनवरी के बाद से लेके अब तक, क्योंकि 2008 जनवरी पीक पे ही रिटेल इन्वेस्टर घुसा था। एटलीस्ट मेरे को तो जो लोग जानते हैं वो तो तभी घुसे थे। आपको कोई और ऐसे लोग जानते हैं जो पहले घुस गए थे, जिनको बॉटम पता था? फिर तो यार वो दिग्गज है, फिर तो उन्हीं से पूछ लो कौन से स्टॉक्स चलेंगे, फिर तो वो बेस्ट है, वो तो बेटर है फिर तो हम ये पोर्टफोलियो जो बनाएंगे लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकली जब समझ आ जाएगा, तो हमें इसका सवाल का जवाब बड़े आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अर्न मनी। रही बात लॉन्ग टर्म, देयर इज नो लॉन्ग टर्म ऑफ 15-20 इयर्स नाउ। लॉन्ग टर्म तो आजकल भी
मेरे को लगता है कि जब आपको पता हो ना कि भाई अब मार्केट क्रैश करने वाली है, इवन जो आदमी 10 साल के लिए लगाने को तैयार है ना, वो भी कहेगा यार फिर निकल ही जाता हूं ना एक बार, क्योंकि पेशेंस चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड चेंज हो गया है, इसलिए साइकोलॉजी भी चेंज हो गई है। तो आई होप आई कुड relevantly what do you call expand this answer